नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है साइंस का महासंग्राम। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8। जिन विद्यार्थियों ने साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज के पिछले 7 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों देखिए, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि परमाणुकता क्या होती है। तो देखिए, परमाणुकता क्या होती है? किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं, किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। देखो, O3। अब हमारी परिभाषा यह है कि किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ओजोन है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। और आपको ये याद रखना है कि ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो ये जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, यही तो ओजोन की क्या है? परमाणुकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? कितनी है? 3 है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑप्शन देखो, 1, 2, 3 और 4। तो कौन सा आंसर सही आएगा? 3। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ओजोन है ये ऑक्सीजन का प्रूफ होता है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप दिया था। ऑप्शन देखते हैं, नील्स बोर या नोल्स बोर है, ठीक है, थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। तो ये नील्स बोर है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल, ये प्लम पुडिंग प्रतिरूप या मॉडल किसने दिया था? सबको याद रखना है, जे थॉमसन ने। किसने दिया था रे? जे थॉमसन ने। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड। देखिए, प्रश्न संख्या थर्ड है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। ऑप्शन देखते हैं, सीवी रमन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि जो परमाणु होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको एटम बोलते हैं। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा प्रश्न दे रहा हूं। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं परमाणु या एटम के। तो परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। किस किस से? देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? E- से।
ठीक है। एक होता है प्रोटॉन, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, प्रोटॉन को P से, ठीक है। और एक होता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं N से। मैंने आपको ये बताया कि जो परमाणु या एटम है ये 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों, जे थॉमसन ने, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने। अरे किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, ठीक है दोस्तों। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। देखो दोस्तों, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि परमाणु के अंदर कितने आवेशित कण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न गलत हुआ था। देखिए इलेक्ट्रॉन E- मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, ठीक है। इस पर किस प्रकार का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। जबकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, तो आवेश 0 मतलब न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये पूछा गया था कि परमाणु के अंदर कितने आवेशित कण पाए जाते हैं, 2। काफी इंपोर्टेंट बात, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण और प्रोटॉन धनावेशित कण, ठीक है। तो परमाणु के अंदर कितने आवेशित कण पाए जाते हैं, 2। और ये इंपोर्टेंट बात और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई परमाणु है और परमाणु का जो नाभिक होता है, ये नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो यह प्रश्न भी पूछा गया था कि परमाणु का नाभिक किन कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाह्यतम कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, परमाणु का आकार होता है, ऑप्शन देखते हैं, 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -8 मीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है ये। परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। परमाणु या एटम की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न भी आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्या प्रश्न पूछा रहा है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर कोई बच्चा इस प्रश्न को पहली बार पढ़ रहा है तो उसको भी ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। देखो सबसे पहले बात करते हैं 0 से, समस्थानिक या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप। क्या बोला जाता है, आइसोटोप। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप या समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, ये तो आपने सुना होगा ना कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3। ये याद रख लेना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को बोला जाता है दोस्तों प्रोटियम। अरे क्या बोला जाता है, प्रोटियम, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। 1H2 को बोला जाता है दोस्तों ड्यूटेरियम। अरे क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, सर 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। अरे क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का प्रतीक होता है 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2 और ट्राइटियम का 1H3। अब देखो एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट बात, कोई भी तत्व होता ना, कोई भी तत्व, उसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, उसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों ZXA से। ZXA से मैं आपको बता रहा हूं इस प्रश्न को हल करने की ट्रिक। क्या, किसी भी तत्व को ZXA से प्रदर्शित करते हैं। X का मतलब होता है दोस्तों यहाँ तत्व और Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है। और इंपोर्टेंट बात क्या, A का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर, बोले तो द्रव्यमान संख्या। क्या बोले, द्रव्यमान संख्या। अब सर आपने ये बता दिया कि किसी भी तत्व को ZXA से प्रदर्शित करते हैं, जहां X कोई तत्व आ गया, Z परमाणु क्रमांक और A द्रव्यमान संख्या।
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1H1 है, तो यहाँ नीचे कौन होगा, नीचे आपको याद रखना है हमेशा परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है, एक्स कोई सा भी तत्व आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए और समझाऊं, 2He4, ठीक है, 2He4 का मतलब ये हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 है। जैसे लिथियम आ गया तो लिथियम 3,7 होता है, ठीक है, तो ये लिथियम है तत्व, इसका परमाणु क्रमांक 3 और द्रव्यमान संख्या 7। तो ये तो समझ में आ गया कि नीचे परमाणु क्रमांक और ऊपर द्रव्यमान संख्या। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर ये समझ में आ गया तो आपको क्या कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र होता है n बराबर a माइनस जेड, n बराबर a माइनस जेड। समझने का प्रयास करना भाई, क्या n का मतलब न्यूट्रॉन, a माइनस जेड मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। दोबारा बता देता हूं, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करो, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो। अब द्रव्यमान संख्या कहां रहती है, ऊपर, और परमाणु क्रमांक कितने कहां रहते हैं, नीचे। जैसे अगर बात करें 1H1, तो इसकी अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालने हैं मेरे को, तो आपको पता है क्या करना है, एक में से 1 माइनस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात करें 2He4 में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड, ए की फॉर्मूला है, 4 में से आप क्या घटाओगे, 2 घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लिथियम में 7 में से कितने घटाओगे, 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही तो बता रहा हूं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाए। अब मैं क्या समझाने चाह रहा हूं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, तो मैं ये समझाने चाह रहा हूं, देखो इसमें प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 माइनस 1 घटा दो, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो, तो 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भाई साहब काफी इंपोर्टेंट बात है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइट्रियम में 2। पर्सन हमारे को ये पूछा है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, आपने निकाला भी, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आपको समझना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, सोडियम का प्रतीक है, ऑप्शन देखते हैं, SSINANI। तो सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। S का मतलब सल्फर, ठीक है, और Si का मतलब सिलिकॉन, ठीक है, लोजी, और Na का मतलब सोडियम, और Ni का मतलब निकिल, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, कम से कम आपको 30 तक तत्व याद होने चाहिए, उनका परमाणु क्रमांक और उनका प्रतीक याद रखना है दोस्तों। ये काफी इंपोर्टेंट बात है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बताइए, हाँ जी, आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। नहीं याद है तो आज से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखो प्रश्न संख्या 7 भी काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है Ca2O2, CaO2, CaO और Ca2O। ये काफी इंपोर्टेंट। तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होगा CaO, ठीक है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि बिना भुजा चूना, क्या, बिना भुजा चूना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बताइए बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है। तो एक ही बात है, ठीक है, याद कर लेना भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता थे। ऑप्शन है बर्जीलियस, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। तो तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, बर्जीलियस। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। देखिए वायरस जनित रोगों का समूह है, ऑप्शन देखते हैं,
पोलियो व डेंगू, हिपेटाइटिस व टाइफाइड, रेबीज व टिटनेस, कसरा व हैजा। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या, देखिए टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड एक कह रहे हैं जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणु या बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाला रोग है टाइफाइड, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि टाइफाइड का रोगजनक होता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का रोगजनक क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, विडाल परीक्षण। और आपको यह भी याद रखना है कि टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। लो जी याद करने, दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट, जैसे हिपेटाइटिस, तो ये लीवर या यकृत से संबंधित बीमारी है, लीवर या यकृत से संबंधित बीमारी है, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। रेबीज, ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। और भारत में ये रोग अधिकतर संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। तो ये जो रेबीज रोग है दोस्तों, ये एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। कौन सा रोग है, वायरस जनित रोग है, ठीक है। जबकि टिटेनस कौन सा है, ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। कसरा बात करें, कसरा एक वायरस जनित रोग है, जबकि हैजा एक कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वायरस जनित रोगों का समूह है। यहाँ हिपेटाइटिस, आपको पता है हिपेटाइटिस ये एक वायरस जनित रोग है, वायरस या विषाणु जनित रोग है, जबकि टाइफाइड जीवाणु जनित, तो ये तो नहीं होगा। रेबीज व टिटनेस, रेबीज यहाँ क्या है, वायरस जनित, जबकि टिटनेस क्या है, जीवाणु जनित, तो ये भी नहीं होगा। कसरा या वायरस जनित है, हैजा जीवाणु जनित है, तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रश्न हमारे को ये पूछा है कि वायरस जनित रोगों का समूह कौन सा है, तो पोलियो व डेंगू। दोस्तों आपको याद रखना है, पोलियो व डेंगू दोनों वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जो डेंगू रोग है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर। ये काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, तो दोस्तों अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है। तो डेंगू दोस्तों ये जो मच्छर है मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर, ये ठहरे हुए जल, ठीक है, या रुके हुए जल के अंदर अंडे देता है। तो अपने आसपास कभी भी पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। पानी की जो टंकियां हैं, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, उनकी समय समय पर सफाई करनी चाहिए। और एक धमाकेदार वाला प्रश्न, एक लार्वा बक्सक मछली आती है दोस्तों, लार्वा बक्सक मछली, ठीक है, लार्वा बक्सक मछली, उसका नाम है गेम्बूसिया। अरे क्या नाम है, गेम्बूसिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, लार्वा बक्सक मछली कौन सी है, गेम्बूसिया। ये मच्छर के लार्वा को नष्ट कर देती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लार्वा बक्सक मछली कौन सी है, गेम्बूसिया। बड़े बड़े जलाशयों के अंदर जहाँ पानी ठहरा हुआ होता है वहां इस मछली को डाला जाता है, जिससे ये मच्छर, जो ये मछली है, ये उसके लार्वा को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, एंटीबायोटिक औषधि, एंटीसेप्टिक औषधि, एंटी रेट्रोवायरल औषधि और एंटीबॉडीज। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एड्स के उपचार हेतु किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल औषधियां। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एड्स का जो रोगजनक होता है दोस्तों वो होता है, एड्स का रोगजनक होता है HIV, और HIV को बोला जाता है रेट्रोवायरस। क्या बोला जाता है, रेट्रोवायरस। और इस वायरस के खिलाफ जो मेडिसिन दी जाती है उनको बोला जाता है एंटी रेट्रोवायरल औषधियां, क्योंकि वायरस को ही तो नष्ट करना है अपन को, ठीक है। लो जी, जबकि सर ये एंटीबायोटिक, तो भाई साहब आपको याद रखना है ये एंटीबायोटिक ये जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दी जाने वाली औषधियां हैं, ठीक है। जबकि एंटीसेप्टिक ये घावों को बढ़ने के लिए दी जाने वाली दवाइयां हैं। कौन सी, एंटीसेप्टिक, जैसे डिटोल एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है। जबकि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी मेडिसिन, एंटीबायोटिक, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, तो आपको याद रखना है 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11।
प्रश्न संख्या 11 है, रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन देखते हैं, 50%, 55%, 60% और 62%। दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से देता हूं। देखिए, रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं। रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझा देता हूं। रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं। एक होता है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात, एक होता है दोस्तों, देखिए, एक होता है तरल भाग, ठीक है, एक होता है तरल भाग। रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। अब देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि तरल भाग को बोला जाता है प्लाज्मा, ठीक है, और ठोस भाग में क्या होती है? रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पस, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक तरल भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं, एक ठोस भाग जिसमें रक्त कणिकाएं होती है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो प्लाज्मा है ये कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 55%, जबकि रक्त कणिकाएं कुल रक्त का कितना प्रतिशत? 45%। याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या बताया रहे? रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? ये भी इंपोर्टेंट बात है। कहां होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न, ठीक है। तो रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे मैं तो एक प्रश्न के साथ आपको बहुत सारे प्रश्न दे रहा हूं याद करने के लिए। तो याद करना है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप इन सभी प्रश्न को लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। मैं आपसे दोबारा प्रॉमिस कर रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन देखते हैं, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी के अन्य नाम क्या है? देखो, इसको बोलते हैं रक्ताणु या इसको बोलते हैं दोस्तों इरिथ्रोसाइट। अरे क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। अगर किसी व्यक्ति में आरबीसी की कमी हो जाए तो उस रोग को क्या बोलते हैं? एनीमिया, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोशिका के किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है हिंदी में सूत्र कणिका। क्या बोला जाता है? सूत्र कणिका। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान या कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान या कोलिकर, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। अरे किसने दिया? सी बेंडा ने। आपको यह भी याद रखना है। अब आपको मैं यह बताना चाह रहा हूं कि किसी कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति गृह, मतलब कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लो जी संभालो, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। ये काफी इंपोर्टेंट बात है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। करेंसी ऑफ एनर्जी कॉल्ड इज एटीपी। हाँ जी, नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करूं, जैसे लाइसोसोम, इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली या इसको बोला जाता है कोशिका का एटम बम। क्या बोला जाता है दोस्तों? एटम बम। सारे प्रश्न याद करने भाई, ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का एटम बम कौन है? लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना, कोशिका का इंजन।
आदि नामों से किसे जाना जाता है? राइबोसोम को। केंद्रक को कोशिका का माइंड कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। कोशिका में होने वाली समस्त जैविक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस, इसलिए इसे वो डायरेक्टर बोलते हैं कोशिका का। इसको कोशिका का माइंड या दिमाग बोलते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। दिमाग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? माइंड या दिमाग करता है ना, वैसे पूरी कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस करता है, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14। देखिए, मोन्टेक्स टेस्ट की सहायता से निदान किया जाता है। मोन्टेक्स जो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, ये किसके लिए होता है? एड्स, कैंसर, टीबी और मलेरिया। तो दोस्तों ये अच्छा पर्सन है, आपको याद रखना है। जो मोन्टेक्स टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? टीबी, या टीबी के बहुत सारे नाम है। टीबी को तपेदिक भी बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। इसको यक्ष्मा भी बोलते हैं। तो टीबी, तपेदिक, क्षय रोग या यक्ष्मा के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मोन्टेक्स टेस्ट। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि टीबी एक तरह का जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, क्या कि टीबी का जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, उसका क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। क्या इंपोर्टेंट बात है कि टीबी का रोगजनक या रोग कारक कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो टीबी रोग है ये वायु या हवा के द्वारा फैलता है। टीबी रोग में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। टीबी रोग में श्वसन तंत्र या फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लगातार खांसी आ रही है तो वो टीबी के सिम्टम हो सकते हैं, टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो कई तो ऐसे बोलेंगे कि सर हमारे तो 10-15 दिन से खांसी हो रही है, इसका मतलब हमारे टीबी है। नहीं दोस्त, टीबी ऐसा नहीं है कि आपके लगातार खांसी हो रही है तो आपके टीबी है, ठीक है ना। टीबी का सिम्टम्स क्या है? अगर किसी व्यक्ति को लगातार 3 वीक तक खांसी आ रही है और खांसी के साथ थूक या कफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, थूक या, काफी इंपोर्टेंट बता रहा हूं, थूक या कफ के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो वह टीबी के सिम्टम्स हैं। हर एक खांसी टीबी नहीं होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और बच्चों में टीबी के बचाव हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी। सारे पर्सन यही याद कराऊंगा। और बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमिटी गुरिन। और टीबी के लिए डोर्स प्रणाली दी जाती है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात, टीबी के लिए डोर्स प्रणाली दी जाती है, ये भी इंपोर्टेंट बात है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विद्या की सोगन भाई सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फटाफट कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर किस किस को आता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, देखो काफी धमाकेदार वाला पर्सन है, ऐसे पर्सन जरूर पूछे जाते हैं। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या हमारा 15 है। लो जी, पर्सन संख्या 15 है, देखो काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। पर्सन संख्या 15 है दोस्तों। विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। और हमारे ऑप्शन है केवल ए व बी दोनों, बी व सी, ए बी व सी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। 2 विटामिन आपको याद रखना है, एक तो विटामिन सी और एक विटामिन सी और ई। ये दोनों विटामिन क्या बताया रहे? विटामिन सी और ई, ये दोनों विटामिन प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की तरह कार्य करते हैं। बहुत धमाकेदार वाली बात है, ठीक है। जो विटामिन सी और ई होते हैं ये प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की तरह कार्य करते हैं। अगर किसी व्यक्ति में प्रॉपर रूप में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और ई होगा तो उसमें बुढ़ापा देरी से आएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोशिकाओं को कोशिकाओं के अंदर बुढ़ापे के जो लक्षण क्रिएट होते हैं उनको कम करने का कार्य करते हैं। कौन से? विटामिन सी और ई, ठीक है। तो कई ये बोलेंगे कि सर ये तो याद कर लेंगे कि विटामिन सी और ई
प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। ठीक है, ये तो हमारे को याद हो जाएगा, लेकिन ये बता दो फटाफट कि इसके स्रोत क्या हैं। तो दोस्तों जितने भी खट्टे फल होते हैं, आंवला, नींबू, नारंगी, संतरा, ठीक है, इन सब के अंदर विटामिन क्या होता है? सी होता है। ई जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी का तेल है, इन सब के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। तो ये जो स्रोत हैं आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और ई, तो ए व, ठीक है, ए और बी, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला, ए व बी, सी और ई, ये दोनों ही तो आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। तो ए व बी ये दोनों आपको किसकी तरह कार्य करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, अरे क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, अरे क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरोल। याद करना है, सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन सी। किस विटामिन की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है? सी की, क्योंकि दोस्तों विटामिन बी और सी जल के अंदर घुलनशील होता है और ये विटामिन सी पेशाब और पसीने के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए इस विटामिन की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए किस विटामिन की आवश्यकता शरीर को अधिक होती है, तो क्या बताओगे? सी। सबसे पहले खोजा गया विटामिन बी कौन सा है? सी। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था। और दोस्तों क्या साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 आज मैंने हल करा दिया है। तो जो दोस्त मेरे चैनल से नए जुड़े हैं और मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप सभी को इन टेस्ट के वीडियो को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, बार बार रिवीजन लगाना है। और दोस्तों आपके 15 में से कितने परसेंट सही हुए ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से शेयर करें। दोस्तों अच्छे से मेहनत करनी है, आपका एक भी प्रश्न साइंस में इस बार गलत नहीं होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो कई बार उसके मुंह से तिनका गिर जाता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होती है कि घोंसला बनाना है। अगर आपका लक्ष्य सिलेक्शन है तो दोस्तों आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से मेहनत करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।